Assalamualaikum dear viewers, this is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, जो कि सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 6 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं कि ये जो यूनिट है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, इसमें हमारा मेन फोकस नॉर्मल फ्लोरा पे है। नॉर्मल फ्लोरा वो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमारे पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद भी हमारे बॉडी से फ़ायदा लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं डिफरेंट विटामिन्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन में। सही है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह कराते हैं। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा के कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, उनके फ़वायद कौन से हैं, उनके नुकसानात कौन से हैं, तो ये जो है ये ऑलरेडी हाफ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में। जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के, वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं हम वो एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 6 के लास्ट पार्ट को, और यूनिट का नाम है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन। सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट स्लाइड है तो वो है कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द आई। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी के डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। सही है। अब जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द आई है तो वो यहाँ पे किस तरह रहते हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ जाएगा। यहाँ लिखा है कि लो नंबर प्रेजेंट ड्यू टू, जो आई है वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा कम तादाद में है। एक तो लोकेशन की वजह से कि वो जगह उनके लिए सूटेबल इतनी नहीं है। हाई मॉइस्चर, वो जगह काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होती है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहना फिर ज़्यादा सूटेबल नहीं होता उनके लिए। दूसरा, ब्लिंकिंग ऑफ द आई मैकेनिकली रिमूव द बैक्टीरिया। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खोलते हैं, या जो है आंखों को आप साफ करते हो या मुंह हाथ धोते हो या आंखें धोते हो, तो उससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल फ्लोरा नीचे गिर जाती हैं। तो ये जगह उनके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए आई में हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा कम होते हैं। लेक्रिमल सेक्रीशन इंक्लूड लाइसोजाइम, जो आंसू हमारे पास सेक्रीट होते हैं हमारे आंखों में, तो उसमें लाइसोजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम भी फिर नॉर्मल फ्लोरा के जो बैक्टीरिया हैं उनको आंखों में रहने नहीं देते। द कंजक्टिवा ऑफ द आई हैज प्राइमरली स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफिलोकोकस आयरस, क्लस्ट्रीडियम डिप्थेराइड एंड स्टेफिलोकोकस निमोनाई। तो ये क्या है, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कंजक्टिवा ऑफ द आई में एज अ नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इनकी एक लिस्ट भी है, वो भी फिर आप देख सकते हैं। और नाइजीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रिसेंबलिंग हीमोफीलिया आर आल्सो प्रेजेंट फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट। और हमारे पास नाइजीरिया जो कि और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ये भी आंखों में रहते हैं। सही है। तो देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आपके बॉडी के जहाँ जहाँ पे रहते हैं उसके नाम आपको याद होने चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज में आएगा। अब इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, जो जगह उनके लिए सूटेबल है तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेचर ने उसी तरह की है हमारे बॉडी में। सही है।
यहाँ पे आप देख लें कि जो कंजक्टाइवा में नॉर्मल फ्लोरा है तो वो ये है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, इसके बाद कॉर्नी बैक्टीरियन स्पीशी है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी, स्टेफिलोकोकस आयरस। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो एज अ नॉर्मल फ्लोरा हमारे कंजक्टाइवा में रहते हैं। और ये लिस्ट आप लोग फिर एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इसमें एमसीक्यूज आ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि पैथोजन ऑफ कंजक्टाइवा नाइजीरिया गोनेरिया एंड क्लेमीडिया ट्रैकोमेटस। तो ये क्या है? ये हमारे पास वो बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे तो रहते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी में क्या कर सकते हैं? सॉरी, ये हमारे पास वो बैक्टीरिया हैं जो कंजक्टिवाइटिस वगैरह काज करते हैं, आई इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। सही है। और जो ये ऊपर आपको ये लिस्ट नज़र आ रही है तो ये नॉर्मल फ्लोरा है। सही है, ये नॉर्मल फ्लोरा है। और नॉर्मल फ्लोरा के बारे में मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि वो नॉर्मल कंडीशन में आपको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर कंडीशन उनके लिए फेवरेबल हो जाती है या आप बीमार पड़ जाते हो या इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है तो फिर वो डिजीज़ खास करेंगे। तो ये जो दो बैक्टीरिया हैं ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, आपके कंजक्टाइवा के और कंजक्टिवाइटिस काज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा, रेड आई वगैरह जो हो जाती हैं। सही है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो माइक्रोफ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी में नॉर्मल फ्लोरा होता है तो उसमें दोनों एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया होते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज क्लस्ट्रीडियम डिप्टेराइड, स्टेफिलोकोकस आयरस एंड एपिडर्मस। आल्सो यीस्ट कैन बी लिविंग इन माउथ, यीस्ट भी हमारे माउथ कैविटी में हो सकता है। और ये बैक्टीरिया जो ओरल कैविटी में एज अ नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में रहते हैं। अब इसी ओरल कैविटी में जो आपके पास माउथ में जो रहते हैं, माउथ में, दांतों में नहीं, माउथ में, ओरल जबान के नीचे लैक्टोबैसिलाई है, स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, बैक्टीरियाइड एंड कॉर्नी बैक्टीरियम। और जो दांतों या मसूड़ों के अंदर होते हैं तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और फ्यूजोबैक्टीरियम। तो ये आप कहोगे कि ये तो सिर्फ रीडिंग हो रही है, तो देखो ये जो बैक्टीरिया है कि आपके बॉडी के जगह जगह पे ये पाए जाते हैं, तो इसमें एस कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि इन बैक्टीरिया के लिए ये जगह सुटेबल है, इसलिए एज अ नॉर्मल फ्लोरा ये यहाँ पे रह रहे हैं और अपना काम देते हैं, आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं और आपसे फ़ायदा लेते हैं। सही है। यहाँ पे उन तमाम बैक्टीरिया की लिस्ट है जो अभी हमने पढ़ ली। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन भी शायद अभी आए जो ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में हमें पार्ट में हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कि ये ओरल कैविटी में इतने बैक्टीरिया रहते हैं, फिर इनका फ़ायदा क्या है। देखो इनका फ़ायदा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में कि नॉर्मल फ्लोरा एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी आते हैं ना उनके साथ लड़ता है, कम्पीट करता है। तो ये हम ओरल के ज़रिए कितनी ज़्यादा खुराक लेते हैं जगह जगह से, कभी जो है ना उससे आइसक्रीम खा लिए, कभी स्ट्रीट फूड खा लिए, कभी कौन से फूड खा लिए, लेकिन हमारे ओरल कैविटी में ये नॉर्मल फ्लोरा जो है ये एक लेवल तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। सही है। स्टोमिक में जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है तो एसिड टॉलरेंट स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, कैंडिडा एल्बाइकन, हेलियोबैक्टर। तो स्टोमिक में वो बैक्टीरिया होंगे जो एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये नाम जो अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये हमारे स्टोमिक में होते हैं। सही है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उसमें ड्यूडेनम में ग्राम पॉजिटिव, कोकाई एंड रॉड और मोर यहाँ पे होते हैं। जिजुनम में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलाइस ये जो नेम लिखे हुए हैं। इसके बाद इलियम जो पार्ट हैं तो जिजुनम, इलियम, ड्यूडेनम ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़े होंगे। चूंकि इलियम का पीएच अल्कलाइन होता है तो वहाँ पे एनएरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली एंटीरोबैक्टर और शिजिलियोसिस, तो ये क्या है, ये हमारे पास इलियम में रहते हैं और इनका आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। जो लार्ज इंटेस्टाइन में है तो लार्जेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी,
इन एरोबिक ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोरिंग। लार्ज इंटेस्टाइन चूंकि उसका काफ़ी ज़्यादा जगह होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में इन नॉर्मल फ्लोरा का काम भी ज़्यादा होता है, ये विटामिन वगैरह उन चीज़ों की स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो वहाँ पे लार्जेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। इसमें बैक्टीरियाइड आता है, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, प्रोटस, यीस्ट, कैंडिडा, प्रोटोजोन, एंटा अमीबा, हिस्टोलेकिया एंड ट्रैकोमोनास। तो ये क्या है, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। सही है, ये एंटा अमीबा का पहले हमने जिक्र नहीं किया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और ये क्या है, ये नॉर्मल फ्लोरा है। और ये यहाँ पे पिक्चर के जरिए इन्होंने दिखाया है कि आपके इस इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में कौन से बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। देखो नॉर्मल फ्लोरा में आपके पास फंजाई और अलजी भी आती हैं और बैक्टीरिया भी आती हैं। सही है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, इन बॉटल फीड इन्फेंट बिफिडो बैक्टीरिया आर नॉट प्रीडोमिनेंट व्हेन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट आर स्विच टू अ डाइट ऑफ काउ मिल्क और सॉलिड फूड। बिफिडो बैक्टीरिया आर प्रोग्रेसली जॉइंड बाई एन एंटेरिक बैक्टीरियाइड, एंटीरोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, क्लोस्ट्रीडिया। कि देखो जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है मदर का, सही, उसके बाद अगर आप उसको फार्मूला फीडिंग पे डाल देते हो तो उसमें क्या होते हैं, उसमें नॉर्मल फ्लोरा इतने नहीं बनते। लेकिन अगर बच्चा जो है आप उसको काउ मिल्क देते हो या गोट मिल्क देते हो तो उसके जीआईटी ट्रैक में नॉर्मल फ्लोरा में जो बिफिडो बैक्टीरिया हैं उसके साथ ये बाकी बैक्टीरिया जो है ये भी एज अ नॉर्मल फ्लोरा फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे अपनी तादाद इंक्रीज कर देते हैं और उसका नॉर्मल फ्लोरा बना देते हैं। तो एमसीक्यूज क्या है यहाँ पे, ये है कि अगर बच्चा फार्मूला फीडिंग या बॉटल फीडिंग करेगा, फीडर वगैरह पिएगा, तो उसमें बिफिडो बैक्टीरिया के अलावा बाकी बैक्टीरिया जो है ना उसके जीआईटी ट्रैक में नहीं होते। लेकिन अगर काउ मिल्क पे आप उसको स्विच कर लेते हो तो उसमें बिफिडो बैक्टीरिया के साथ ये बाकी बैक्टीरिया भी एज अ नॉर्मल फ्लोरा उसके जीआईटी ट्रैक में बनना शुरू कर देते हैं। सही है, मतलब बनते तो नहीं है, खैर उनकी तादाद बढ़ जाती है वहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरिया आएगा, अब बैक्टीरिया ही से खुद से नहीं बनता बैक्टीरिया। सही है। अभी रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा या बैक्टीरिया होते हैं, तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में नेजल पैसेज और एसोफेगस जो है, द ऑर्गेनिज्म विच आर इन्वॉल्व आर स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्थेराइड, बैक्टीरियाइड, माइक्रोकोकाई एंड हीमोफिलियस। ये आपके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या है कि ट्रेकिया, ब्रोंकोई एंड लंग्स ये पार्ट रहते हैं। इट मोस्टली स्टीराइल बिकॉज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लंग रिमूव एनी माइक्रोब। देखो एक एमसीक्यूज मैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था मैंने कि जितने भी हमारे वाइटल्स आर्गन्स हैं वो स्टीराइल होते हैं। तो या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आपके पास जो ट्रेकिया, ब्रोंकोई और लंग्स आते हैं, एल्वियोलाई आते हैं, तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें सर्फेक्टेंट्स वगैरह होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास किसी भी नॉर्मल फ्लोरा को नहीं छोड़ते, तो आपके लंग्स बिल्कुल स्टीराइल होते हैं। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में नॉर्मल फ्लोरा होता है। और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, आप लोगों को पता होना चाहिए। सही है। देखो जो वाइटल्स आर्गन होंगे ना वो इंतहाई ज़्यादा स्टीराइल होते हैं, उसमें छोटा सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया और उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, इन्फेक्शन काज कर लेगा, बड़ा इशू बना सकते हैं। सही है। यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा नॉस्ट्रिस के हैं जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसके नेम आप लोगों को याद होने चाहिए। सही है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जेनेटो यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक या जेनेटिक ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर आर स्टीराइल। यूरिथ्रा जो होता है, सही है, जिससे मेल में क्या है पीनस, फीमेल में यूरिथ्रा जो विजाइना में होता है। तो क्या है कि पीनस के अंदर यूरिथ्रा होता है और यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों स्टीराइल होते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता। अगर चला गया तो आपके पास यूटीआई होगा, इन्फेक्शन होगा। नॉन पैथोजेनिक, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव एंटीरो
बैक्टीरियासी मेंबर में बी एक्सट्रीमली फाउंड एज नॉर्मल फ्लोरा, कि कम तादाद में ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव एंटीरो बैक्टीरियासी मेंबर ये पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम होते हैं, नॉर्मली नहीं हो सकते आपके उसमें नॉर्मल फ्लोरा यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी ट्रैक में, स्पेशली यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होते, सही है नॉर्मली। माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटस इज कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल जेनेटिक, ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटस जो है ये दोनों में होते हैं, सही है नॉर्मल फ्लोरा। तो क्या मतलब कि यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर जो है वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं तादाद में, वो नॉर्मली हमारे पास मेजर स्टेराइल होते हैं, सही है। और स्टेराइल का मतलब क्या है, पैथोजन फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, स्पोर्स फ्री, सही है। मेल जेनिटल ट्रैक, तो मेल जेनिटल ट्रैक में हमारे पास लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाइड, स्टेफिलोकोकाई एंड कॉर्निबैक्टीरियम होता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक, द एडल्ट फीमेल जेनिटल ट्रैक हैज अ कॉम्प्लेक्स नॉर्मल फ्लोरा फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। द पीएच इज एसिडिक 4.2 to 4.6. Acidophilic colonizing bacteria lactobacilli known as a डॉडरलाइन बेसिलाई, तो डॉडरलाइन बेसिलाई ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसने इसको दरियाफ्त किया था उसके नाम से ये बेसिलाई, सही है। दूसरा स्टेफिलोकोकस एपिडर्मस, स्ट्रेप्टोकोकाई, इसके बाद हमारे पास है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई, क्लस्ट्रीडियम स्पीशीज, डिप्थेराइड कैंडिडा। तो क्या है कि फीमेल का जो जेनिटल आर्गन है, जो वेजाइना है, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं और उनकी तादाद इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे उनको शेल्टर ज़्यादा मिलता है। वेजाइना का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल फ्लोरा होते हैं तादाद में, सही है। जबकि पीनस का स्ट्रक्चर मेल में इस तरह बना है कि वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा काफ़ी कम होते हैं, सही है। और ये नेम जो लिखे हैं ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। जो चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लेन की, जो बैक्टीरिया वगैरह, तो वहाँ वो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है लिस्ट के फॉर्म में, सही है। तो यहाँ तक हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा की बात हो रही थी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट जगहों पे कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। अभी जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रीवियस यूनिट्स में हम काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू देते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, जो कंसेप्चुअल यहाँ पे यूज हुए हैं, सही है। नोजोकोमियल आर आल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखो एक पर्सन हमारे पास हॉस्पिटल में आया है टीबी के साथ, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कुछ दिनों बाद उसमें स्किन इन्फेक्शन आ गया मिसाल के तौर पे, क्यों? या हॉस्पिटल की वजह से वहाँ पे उस तरह के पेशेंट थे, या नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ जिन्होंने सही से हैंड वॉश नहीं किए थे, इन्फेक्टेड पेशेंट को ट्रीट किया था और फिर इसके पास आ गए थे। तो ये इन्फेक्शन जो उसको हॉस्पिटल में हुआ, इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं या नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये डिफिनीशन अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। An infection acquired in hospital by a patient who was admitted for a reason other than that infection. अगर हॉस्पिटल में एक पर्सन किसी दूसरी रीज़न की वजह से एडमिट है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है, हम कहते हैं कि ये नोजोकोमियल है, लेकिन ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में हुआ हो। ऐसा ना हो कि वो इन्फेक्शन अपने साथ लाया हो, वो नोजोकोमियल नहीं होगा, सही है। An infection occurring in a patient in a hospital or other healthcare facility in whom that infection was not present or incubating at the time of admission. This include infection acquired in hospital but appearing after discharge and also occupational infection among staff of the फैसिलिटी। ऐसा भी होता है कि वो पर्सन जब तक हॉस्पिटल में हो अपीयर ना हुआ, वो जैसे घर जाता है वो इन्फेक्शन उसमें अपीयर हो जाता है जो उसने वो हॉस्पिटल से लेकर आया है। तो इस तरह की इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। स्टाफ की वजह से भी हो सकता है, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, उस पेशेंट के खुद अपनी लापरवाही की वजह से भी हो सकता है, सफाई वगैरह ना होने की वजह से भी हो सकता है, सही है। अराउंड 9% ऑफ ऑल हॉस्पिटल पेशेंट डिवेल्प हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तो ये इन्होंने आपको स्टेटिस्टिक बताई है कि 9% जो पेशेंट है वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है उनको। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, सही है।
ये कॉमन नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल वुंड वहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन के लिए। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो गए, जिस तरह नमूनिया वगैरह का मैंने आपको कहा, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह का कहा, वेंट एसोसिएटेड नमूनिया जो होता है, ट्रॉमेटिक वुंड एंड बर्न इन्फेक्शन, कोई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से ज़ख़म पड़ गया था, अभी ज़ख़म हॉस्पिटल में क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाता है। सही है। प्राइमरी बैक्टीरियमिया, अगर बैक्टीरिया वगैरह आपके ब्लड में इंटर हो जाता है, बॉडी में आ जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो होते हैं। अब उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस वगैरह में या कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट कैसे हो सकते हैं। कांटेक्ट, तो कांटेक्ट के साथ कैसे कि अगर एज अ स्टाफ या डॉक्टर वगैरह या मेडिकल स्टाफ उसने एक पेशेंट को ट्रीट कर लिया, ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे और दूसरे के पास डायरेक्ट चला गया, तो एक पर्सन का वो इन्फेक्शन दूसरे तक लेकर जाएगा। एरियल एयरबर्न की वजह से भी हो सकते हैं, ओरल रूट की वजह से भी हो सकते हैं इन्फेक्टेड चीज़ अगर आप ओरली ले लेते हो। पेरेंटल रूट की वजह से इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह का इस्तेमाल अगर होता है या ब्लेड्स वगैरह का, या वेक्टर बॉर्न, वहाँ पे मक्खियाँ वगैरह अगर किसी वार्ड वगैरह में है तो वो एक पेशेंट पे बैठती हैं, दूसरे पे बैठती हैं, इस तरह एक का इन्फेक्शन दूसरे तक लेकर जाती हैं। सही है। अब नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का सोर्स क्यों होता है? एक तो लोअर डिफेंस, पेशेंट का डिफेंस मैकेनिज्म लो है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसमें डिजीज इजीली खास कर सकेगा। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लोगों को होती है। सही है। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एक पेशेंट को हो रही है, सही है, तो उससे क्या है कि उसका नॉर्मल फ्लोरा वगैरह वो भी इफेक्ट हो रहे हैं एंटीबायोटिक की वजह से, जिसको उसकी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन उसको इजीली होता है। कंटिमिनेटेड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, अस्पताल का जो इन्वायरमेंट वो कंटिमिनेट होता है, आपके साथ वार्ड में डिफरेंट बीमारियों के मरीज होंगे, आप आईसीयू में है या वार्ड में एज अ एडमिट है कोई पेशेंट, तो डिफरेंट डिजीज़ के साथ पेशेंट होते हैं, तो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट सही नहीं होता। उसका खुराक, वहाँ पे ब्लड वगैरह कहीं पर बड़ा होता है, खुराक हो गया, ईयर हवा वगैरह वो साफ़ नहीं होती। पेशेंट फ्लोरा जो क्यूटेनियस जीआईटी फ्लोरा वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है तो वही फ्लोरा भी उसकी में डिजीज़ खास कर लेता है। सही है। मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर जो होते हैं, कैथेटर हो गया या मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, या आईवी लाइन आप पास करते हो, बीपी वगैरह देख रहे हो तो क्या है, टेम्परेचर देख रहे हो, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इसकी वजह से भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद होनी चाहिए। सही है। अब नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये तो अगर प्रीवियस यूनिट वीडियोस लेक्चर आपने मेरे देखे हैं तो फिर आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा कि ट्रीट ऑल पेशेंट एज अ पोटेंशियल बायोहैज़र्ड, सब पेशेंट को हमने क्या करना है, उनको ट्रीट करना है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचाना है। आइसोलेशन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हम आइसोलेट कर लें, ऐसा ना हो कि उससे दूसरे लोगों को बीमारी हो जाए, या अगर कोई हेल्थी पर्सन है उसको हम आइसोलेट कर ले तो हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन, हर एक चीज़ स्टेरिलाइज होनी चाहिए जो कि डिस्पोजेबल है, और जो रियूजेबल है उसको आप स्टेरिलाइजेशन के लिए भिजवाया करें जब आप एक पेशेंट पे यूज़ कर लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी सफाई कि उस पे ना बैक्टीरिया रहे ना बैक्टीरिया स्पोर रहे। सही है। ये प्रिवेंटिव मेजर हैं जो कि आपने नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचने के लिए फॉलो करने हैं। सही है। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो आपने हर जगह पे लेने होते हैं, ये स्टैंडर्ड हैं। एक हैंड हाइजीन लाजमी है, हैंड वॉश आपके होने चाहिए जब आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ जाते हैं। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स हो गए, गाउन हो गया, मास्क वगैरह जो हम पढ़ते आ रहे हैं इसी माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो होने चाहिए। सेफ हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियली कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह वो आपने सेफ हैंडल करना होगा, एक दफ़ा यूज़ किए कवर करके जो है स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट भिजवा दे। रिस्पायरेटरी हाइजीन, मास्क वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने सही यूज़ करनी है। सक्शन कैथेटर वगैरह साफ़ सुथरे होने चाहिए। इंजेक्शन
सिर्फ इंजेक्शन प्रैक्टिस आपने करना है, इंजेक्शन सही से लगाना हो, वो जगह आपने पहले से साफ़ की हो, क्या कि एसेप्टिक आपने बनाई हो। यूज़ ऑफ मास्क, आप मास्क यूज़ किया करें। तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो आपको भी डिजीज़ से बचाएगा और पेशेंट को भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचाएगा। और ये आप MCQs के लिए याद रख लें। देखो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर के ज़रिए वो आपको दिखाई हुई है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने फॉलो करने हैं और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या क्या आता है। एक है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ये है कि ये हर जगह पे आपने फॉलो करना है, चाहे कौन सा भी प्रोसीजर हो और हॉस्पिटल में चाहे कोई भी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो, कोई भी हो, और वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होते हैं इसमें। और ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऑलरेडी हम कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन और एसेप्सिस में पढ़ भी चुके हैं। हैंड हाइजीन होने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, शार्प नीडल्स वगैरह को प्रॉपरली आपने क्या करना है, डिस्कार्ड करना। टेक्निक आपके एसेप्टिक होने चाहिए, आइसोलेशन पे फोकस करना है। स्टाफ हेल्थ, आपके पास हेल्थी स्टाफ होने चाहिए। अब स्टाफ का ज़ुकाम है तो वो बाकी सब पेशेंट को भी ज़ुकाम करवा देगा, तो ये नहीं होना चाहिए। लिनिन हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, जो आपके पास बेडशीट वगैरह है उसका प्रॉपर आपने सफाई सुथराई और ये चीज़ करवानी है, जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं, और पेशेंट की बेडशीट वगैरह साफ़ होनी चाहिए। वेस्ट प्रॉपर डिस्पोज हो। स्पिलेज ऑफ बॉडी फ्लूइड वगैरह, बॉडी से जो फ्लूइड आ रहे हैं वो क्या है, उसको प्रॉपर आपने साफ वगैरह करके सही प्रॉपर ड्रेसिंग ये चीज़ें करनी है, वो आपके हाथों या किसी दूसरे पेशेंट के साथ टच ना हो। इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आपने देखनी है कि पेशेंट इन्फेक्शन रिस्क पे है, फॉल रिस्क पे है, या कोई और रिस्क पे तो नहीं है आपके वार्ड में या आपके डिपार्टमेंट में। सही है। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपके ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक एप्रॉन। तो एप्रॉन और गाउन का मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि एप्रॉन जो होता है वो गाउन के मुकाबले में थोड़ा शॉर्ट होता है और वो भी आपके बॉडी को फुल फ्रंट से कवर करता है। इसके बाद फेस मास्क होना चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स वगैरह। वाइजर जो क्या है कि आपके हेड के ऊपर, ये फोर ब्रेन के ऊपर इस तरह शीट टाइप होती है जो कोई चिंटे वगैरह आपके फोर ब्रेन तक ना आए या फेस तक ना आए। हेड प्रोटेक्शन, हेड कवर होना चाहिए, फुट कवर होना चाहिए, और आपका जो गाउन है वो फ्लूइड रिपेलेंट होना चाहिए, उस पर फ्लूइड वगैरह वो स्टक ना हो। सही है। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं, ये आपको MCQs के लिए याद होनी चाहिए। और एंड में हमारे पास क्या है कि एवरीथिंग यू टच हैज़ बीन टच बाय समवन एल्स। आप जिस भी चीज़ की तरफ जाओगे उसको किसी और ने टच किया होगा। लिहाजा हॉस्पिटल में अगर एक चीज़ पड़ी हुई है, अगर वो पैक नहीं है तो आप उसको यूज़ ना करो। हैंड हाइजीन इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में जो रिसर्च कहती है कि जो मेजर आप वो प्रिकॉशन लेते हो कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ना हो, तो वो हैंड हाइजीन का है। सही है। तो ये हमारे पास 6 यूनिट था माइक्रोबायोलॉजी का। नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जिस भी सेमेस्टर के हैं, सबके वीडियोस लेक्चर कुछ हमने दिए हैं, कुछ हम दे रहे हैं टाइम के साथ। तो नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी लेक्चर्स, कोई भी इशू हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके क्लास का अगर कोई ग्रुप है तो प्लीज़ उसमें आप हमारे इस वीडियो का लिंक शेयर करें। जब व्यूवर्स ज़्यादा होंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स हम अपलोड कर सकें। एक और इशू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो व्यूवर्स तो हैं जो वीडियोस देखते हैं मेरे, लेकिन उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और इस चैनल्स के हवाले से या वी यूनिट के हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ ले। आप जिस सिटी से या जिस कॉलेज से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उस कॉलेज का नेम, सिटी का नेम कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।